रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है वो पिछले 10 से 15 सालों में बहुत तेजी से बदले हैं। अगर इंटेलिजेंस की वजह से रिलेशनशिप संवर सकते तो शायद आज रिलेशनशिप में इश्यूज ही नहीं होते। जैसा कि मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन सेट अलग अलग वायर्ड है, तो आप कैसे पता करेंगे कि फीमेल क्या सोचती है और मेल क्या सोचता है? क्योंकि हमारे देश में तो लड़ाई इसी बात की है कि समझती नहीं है पूरा झगड़ा तो इसी बात का कि ये समझता नहीं है। हम लोगों ने अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए बच्चों को 3 साल की उम्र से ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया। स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लग गए। हम फिजिकल फिटनेस के लिए हमने दुनिया भर की चीज़ें कर ली, पर इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आज तक नर्सरी से लगा के यूजी पीजी तक की किसी किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। वेल दोस्तों, मेरा नाम विकास चौधरी है। मैं एक रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी कहानी पूरे इत्मीनान से आपको बताऊं, पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक स्टोरी आप जान लें। एक स्टोरी ये कि 2 दोस्त रहते हैं, जिसमें से एक को बचपन से ही क्यूरियोसिटी रहती है कि उसे घुड़सवारी करनी है, घोड़े को दौड़ाना है। और उसी के चलते एक बार उसको मौका मिलता है किसी बीच पर किसी घोड़े वाले को देखकर। उसे लगता है आज उसका सपना पूरा हो जाएगा, और वो उससे जाकर बात करते हैं, उसे कुछ पैसे देते हैं। उस पर बैठता है, घोड़े वाला घोड़े को टुक 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 लेके जाता है और लेकर आता है और उसे उतार देता है। और वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि घोड़ा दौड़ता है, ये तो टुक टुक करके गया और वैसे ही आ गया। ये यानी कि कैसी राइडिंग हुई। उसका दोस्त कहता है कि यार तुझे पता है कि वो घोड़ा दौड़ा क्यों नहीं? बोलता है क्यों? कहता है कि क्योंकि उसकी लगाम तेरे हाथ में नहीं थी, राइट? और क्योंकि लगाम आपके हाथ में नहीं थी तो आप उसको अपने हिसाब से नहीं दौड़ा सकते। पर वो कहता है कि मुझे उसने लगाम दी क्यों नहीं? और लगाम उसको इसलिए नहीं दी क्योंकि जिसका घोड़ा है वो जानता है कि हो सकता है ये गिर जाए, इसे चोट लग जाए, ऐसा कोई नुकसान हो जाए, और उसके चलते उसने एक सेफ राइड के चलते उसे वो राइड खुद उसकी लगाम पकड़ के दे दी। और यही चीज़ एग्जैक्टली हम लोगों की ज़िंदगी में हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी की लगाम हमको नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो ही हमारी ज़िंदगी के सारे फैसले करें और हमें किसी तरह की चोट ना पहुँचे, नुकसान ना हो, धोखे ना मिले, हम कहीं गिरे ना, कोई गड़बड़ ना हो। पर एक औसत ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। उसी को आप अगर खुशी से जी सको तो जी लीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी भगानी है, अगर आपको अपनी लाइफ को फास्ट ट्रैक लेके जाना है, तो आपको उसकी कमांड खुद लेना पड़ेगी। आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने पड़ेंगे। और ये एक चीज़ ईश्वर की कृपा से मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुई। क्योंकि खेतीबाड़ी वाला बैकग्राउंड है, मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने इंदौर भेज दिया बोर्डिंग स्कूल में 6 स्टैंडर्ड में। और कभी इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं की कि कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हर चीज़ मुझ पर ही छोड़ दी कि जैसा तुझे अच्छा लगता है वैसा कर। और इस इनोसेंस में मैंने मेरी ज़िंदगी के सारे डिसीजन लेने की जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब की, और मैंने सारे फैसले लिए। कई सारे डिसीजन गलत भी लिए, कई सारे अच्छे भी लिए, पर अब ऐसा लगने लगा है कि अब ज़िंदगी थोड़ी भागने लगी है, राइट? मैं आपको बताऊं कि एकेडमिक्स में कभी अच्छा नहीं रहा, बहुत ही औसत दर्जे का इंसान हूँ, पर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ कुछ यूनिक या कुछ नया करने के लिए। ऐसा लगता था कि जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो हर कोई कर रहा है वो मुझे कभी भी नहीं करनी थी। मुझे चाहिए था कि मैं कुछ अलग करूँ। जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब मुझे लग रहा था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बनूं, पर क्योंकि मम्मी पापा ने तो पढ़ने भेजा था, अब गांव वाली जगहों पर उस समय की बात है कि क्रिकेटर बनना है और ये सब करना है, तो लगता था कि यही सब करना है तो गाँव में ही कर लो, इंदौर क्यों भेजा है? तो फिर वो मौका मिला नहीं कि मैं कोई क्लब ज्वाइन कर सकूँ, क्रिकेटर बन सकूँ। फिर जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के हेड बॉय को सुना कि वो कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, तो उसको देखकर हमारा भी सपना बन गया था कि कमर्शियल पायलट बनेंगे। 11th-12th आते आते उन्होंने कहा कि विकास, कमर्शियल पायलट बनने के लिए पहले ग्रेजुएट होना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, आप ग्रेजुएशन कर लो। लगा कि ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन क्या सोचकर इंजीनियरिंग में आ गए। एक स्कूल जहाँ पर पीसीएम भी देने से मना कर दिया गया था, जैसे तैसे हमने वहाँ पर मैनेज किया कि वहाँ पर पीसीएम मिल जाए, और हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया स्कूलिंग के बाद। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये बात समझ में आ गई कि शायद मैं ज़िंदगी में कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहता, ना कोई जॉब करना चाहता हूँ। मुझे रियलाइज़ हो गया कि इंजीनियरिंग में आके मैंने लाइफ की एक बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे तो ऑथर बनना है, मुझे तो कुछ लिखना है, मुझे तो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना है और लोगों को मदद करनी है। और इसके चलते इस पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोचने लग गया, और जैसे तैसे हमने इंजीनियरिंग ख़त्म की। बट अभी तक कोई रास्ता नहीं समझ में आया था कि एग्जैक्टली करना क्या है। और वही चीज़ जो आमतौर पर हम लोग करते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें टाइम बाय करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर यह ज़रूर पता है कि करना कुछ अच्छा है, कुछ बड़ा है। और वो छटपटाहट में घर वालों से टाइम बाय करने के चक्कर में 2 साल के MBA में एडमिशन ले लिया कि 2 साल ज़िंदगी में सोचने का और मौका मिल जाएगा। और MBA सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में एक ट्रेड फेयर हुआ। ट्रेड फेयर में हमें बताया गया कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उस प्रोडक्ट से बिजनेस करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना है।
एक बहुत ही छोटा मॉडल, पर वो बिजनेस को कैरी आउट करने के सारे डायमेंशंस आपको एग्जीक्यूट करने हैं और देखना है कि आप कितना अच्छा एमबीए कर रहे हैं। तो एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में एक ट्रेड फेयर था जिसमें हम 6 लोगों का ग्रुप था। तो हमने सोचा कि हम हैंडमेड कार्ड्स बनाएंगे, क्योंकि ये बात ज़रूरी थी कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते, हमें खुद ही बनाना था जो भी बनाना था। तो हमने हैंडमेड कार्ड्स बनाए। तो उन 6 लोगों के ग्रुप में 4 लोगों ने क्रिएटिव काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो कार्ड डिज़ाइन करेंगे। एक व्यक्ति ने उन लोगों को सारा मटेरियल अरेंज करके ला के देने की जिम्मेदारी ली, और मैंने जिम्मेदारी ली उसकी मार्केटिंग करने की। तो कॉलेज के हर क्लास में, हर सेक्शन में जाकर हम प्रमोट कर रहे थे कि हम हैंडमेड कार्ड्स बना रहे हैं। और हमने सोचा कि न सिर्फ हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे बट हम सर्विसेज भी देंगे। तो हमने लोगों को जाकर ये कहना शुरू किया कि जो इमोशंस हैं उसके एक्सप्रेशंस की इतनी कमी है, जो इमोशंस है उसको इतना सस्ता बना दिया गया है कि आई लव यू कहना हो, चाहे सॉरी कहना हो, चाहे थैंक यू कहना हो, बस व्हाट्सएप पे लिखा और भेज दिया। और मुझे लगता था कि इन चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी इतनी नीचे नहीं जानी चाहिए, इन चीज़ों को हमेशा खास ही रहने दिया जाना चाहिए। और उसके चलते हमने कोशिश की कि हम वो कार्ड्स आपको बना कर देंगे और आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करेंगे, और आप अगर चाहें तो उस कार्ड को हम आपके लिए जाकर लोगों को देकर भी आएंगे। तो यकीन जानिए उस एक दिन में कितने ही लोगों की सेटिंगें हम लोगों ने करा दी कितने ही प्रपोजल्स, फ्रेंडशिप के, प्यार के, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, लव यू, सब दुनिया भर की चीज़ें। और उस दिन शाम को रात भर में ये बात सोचता रहा कि हमारे देश में लोगों के पास इमोशंस की कमी नहीं है। और ना सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया में इमोशंस की कमी नहीं है लोगों में। लोगों के पास एक्सप्रेशंस की कमी है। लोग जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर वो लैग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोगों को थोड़ी सी मदद करनी है। और मैंने वहाँ से मन बना लिया कि मुझे रिलेशनशिप्स पर काम करना है। और इस तरह से मुझे वो लाइन मिल गई जिसमें मैं काम करना चाहता था। और ये काम करते करते मुझे लगा कि मुझे इसमें रिसर्च करना है, मुझे इस पर किताब लिखनी है। मैंने लोगों को मिलना शुरू किया, इंटरव्यू करना शुरू किया। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक ही चीज़ पर हर इंसान की डेफिनेशन ही अलग है। हमने जाके 150-200 लोगों को इंटरव्यू किया। हमने हर इंसान से पूछा कि आपके लिए लव क्या है। 150-200 लोगों ने 150-200 डेफिनेशंस दे दी हर इंसान के लिए प्यार के मायने अलग थे, और क्योंकि मायने अलग थे तो रिजल्ट भी अलग थे, और सुख और दुख भी अलग थे। कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि ये प्यार है और ये हैप्पीनेस है। हर इंसान अलग तरीके से सोच रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत स्टडी करना चाहिए ह्यूमन माइंडसेट को, कि इंसान ऐसा क्यों सोचता है और हर इंसान अलग क्यों सोचता है। तो इस क्यूरियोसिटी के चलते मैं इस फील्ड में आगे चलता गया, इसमें स्टडीज़ करते गए। और 2016 से लगा कि 2020 तक ये सारी चीज़ें चलती रही। इस दौरान मैंने काउंसलिंग करना भी शुरू किया और सब कुछ हुआ। 2020 में कोविड हुआ, और कोविड के दौरान लगा कि क्यों ना वीडियोस बनाए जाएं, क्योंकि उस समय यही एक ऑप्शन रह गया था कि आप घर से काम करें, आप लोगों तक पहुंचें। शायद 2016 में ये काम कर देना चाहिए था, बट उतनी अवेयरनेस नहीं थी। और शायद 2020 में भी अगर ये अवेयरनेस नहीं आती, या आज अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते, तो भी मैं रिलेशनशिप कोच ही होता। इसी बात का शायद मुझे थोड़ा प्राउड है कि मैं इस फील्ड में डेडिकेटेड था, इसी में रिसर्च कर रहा था, इसी में अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। और बाद में मैंने सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी मदद ली और मैंने अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया। ऑल्दो एक बात का दुख आज भी होता है कि कई सारे लोग जो व्यूज़ लाना सीख गए हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, वो व्यूज़ ले आते हैं, और एक समय के बाद जब अच्छे फॉलोवर्स या अच्छे व्यूज़ आने लगते हैं तो अपने आप को कोच बोलना शुरू कर देते हैं और लोगों को कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। दे हैव नो स्टडीज़, नो रिसर्च, नो फॉर्मल एजुकेशन, नथिंग। तो ये एक चीज़ है कि उस तरह के लोगों के साथ हमको कॉम्पीट करना पड़ता है। पर ठीक है, हमारे साथ एक अच्छी बात यह है कि हमको व्यूज़ लेना भी आता है और हम इस फील्ड में लंबे टाइम से काम भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के रिश्ते बेहतर हो जाएं तो ज़िंदगियां बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, राइट। और अगर रिश्ते ठीक नहीं है तो ज़िंदगियां स्पॉइल हो सकती है। और इसी के चलते मुझे लगा कि मुझे रिश्तों पे काम करनी है। ऐसे लोग जिन लोगों के रिश्ते रुक से गए हैं, ठहर गए हैं, अटक गए हैं, ऐसे लोगों के रिश्तों में जाके थोड़ी जान डाल देना, उन्हें थोड़ा धक्का लगा देना, उन्हें फिर से रीस्टार्ट कर देना, उन्हें ट्रैक पे ले आना, उन्हें चलता कर देना, इसी काम को मैंने शायद अपनी ज़िंदगी का पैशन बना लिया। और धीरे धीरे करते करते समझ में आया कि रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है वो पिछले 10 से 15 सालों में बहुत तेज़ी से बदले हैं। आप देखिए कि पिछले 10-15 सालों में लोगों ने कितना ज्ञान बटोरा है। आज के समय को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन एज, जहाँ पर हर इंसान ज्ञान ही बटोर रहा है। दिन में 2-2 पॉडकास्ट देख रहा है, किताबें पढ़ रहा है, इवेंट्स अटेंड कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर, ये वो, दुनिया भर की चीज़ें। इतने ज्ञानी हो गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना इंटरनेट, इतना सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। इस हिसाब से तो अगर इंटेलिजेंस की वजह से रिलेशनशिप संवर सकते थे तो शायद आज रिलेशनशिप में इश्यूज़ ही नहीं होते।
पर आप देखिए कि पिछले 15 सालों में ज्ञान इस तरह से बढ़ा है और जो रिश्तों की जो क्वालिटी वो इस तरह से डिग्रेड हुई है, यानी कि बर्बादी आई है, क्राइसिस आया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी इंटेलिजेंस से आपके रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो अलग है जो हमको चाहिए जहाँ हम गलती कर रहे हैं, कोई तो ऐसी चीज़ है जहाँ हम मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं बीमारू लोगों के साथ कितना काम करूँगा, जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गए उन्हें ठीक करता भी रहूँगा एक एक करके, तो ज़िंदगी भर में 25-50 हज़ार लोगों से ज़्यादा की मदद नहीं कर सकता। तो लगा कि मुझे वेलनेस पे काम करना है, सिकनेस पे नहीं करना। मैं चाहता हूँ मैं प्रिवेंशन पे काम करूँ, मैं उन लोगों को एजुकेट करूँ जिनके रिलेशनशिप या शुरू भी नहीं हुए हैं और शुरू भी हुए तो अच्छे चल रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसे डायनामिक्स सीख जाए कि उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स आए ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नेगेटिविटी आने वाली है उसे पहले ही टैकल कर ले, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा सस्टेनेबल बन जाए। और इसके चलते अब लग रहा है कि मुझे इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने लोगों में आइडेंटिफाई की इन 7-8 सालों में, वो ये कि हमारे यहाँ की अपब्रिंगिंग या हमारे यहाँ के जो वैल्यूज़ है उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी गलतियाँ रह गई हैं। जैसे कि हमारे देश में एक व्यक्ति जो रोता रहता है, परेशान रहता है, जो हर चीज़ में नेगेटिव रहता है, जैसे जल्दी से बुरा लगता है, ऐसे व्यक्ति को इमोशनल कहा जाता है। ठीक है, जबकि इमोशनल होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने दुखों में जितना दुखी होते हैं आप अपने सुखों में उतना ही खुश भी होते होंगे, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं। उत्साह भी तो एक भाव है, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये भी तो इमोशंस ही हैं। ये कम निकल के आ रहे हैं, रोना ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो फिर आप इमोशनल नहीं हैं, आप इमोशनली वीक हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जो आज तक अपनी मानसिकता या अपना जो साइकोलॉजी है, उसका जो ब्रेन सेट है या उसकी जो मेंटल स्थिति है, उसको ही ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो इमोशनल है या इमोशनली वीक है। एक इमोशनली वीक को इमोशनल होने का टैग हम दे देते हैं और वो इंसान पूरी ज़िंदगी इस बात में लगा रहता है कि आप मुझे ठीक से टैकल करो क्योंकि मैं इमोशनल हूँ। इंस्टेड कि वो ये रियलाइज़ करे कि मैं इमोशनली वीक हूँ, मुझे पहले खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, लोग सब सही है। तो इस तरह की कई सारी छोटी मोटी कमियां हैं जो हमारी सोसाइटी में अपब्रिंगिंग में लोगों में रह गई, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनकी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, काफ़ी दिक्कतें उनकी ज़िंदगी में पैदा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एजुकेट करने के लिए क्या किया जाए। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे लंबे समय से रिसर्च कर रहा हूँ और बाद में हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसको हम कहते हैं कपल एजुकेशन। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारा काम है लोगों को एजुकेट करने का कि आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा सस्टेनेबल कैसा रखें, आप अपने इमोशंस को कैसे ज़्यादा अच्छे से पहचानें और आप सामने वाले के इमोशंस को भी ठीक से एड्रेस कर सकें, आप बेहतर चीज़ों को टैकल करना जानें, आपके अंदर एंगर है या आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आप उसको ज़्यादा अच्छा टैकल कर सकें, आप मेल फीमेल की साइकोलॉजी को ज़्यादा अच्छा स्टडी कर सकें। जैसा कि मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन सेट अलग अलग वायर्ड है, तो आप कैसे पता करेंगे कि फीमेल क्या सोचती है और मेल क्या सोचता है, क्योंकि हमारे देश में तो लड़ाई इसी बात की है कि समझती नहीं है। पूरा झगड़ा तो इसी बात का है कि ये समझता नहीं है। अगर ये समझने लग जाए तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पर हमको ये समझना है कि वो नहीं समझ सकते क्योंकि उनका ब्रेन सेट आपकी तरह नहीं सोचता। तो फिर कैसे सोचता है, यही तो जानना है। तो इसी के लिए हम लोगों ने फिर एक प्रोग्राम बनाना शुरू किया जो कपल एजुकेशन के इर्द गिर्द है। अच्छा, एक बात और समझ में आई ये सब काम करते करते कि ये सारी जो कहानी है जहाँ लोगों के पेच उलझ रहे हैं रिश्तों के, वो एक पिलर पर टिकी हुई है और वो पिलर है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम लोगों ने अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए बच्चों को 3 साल की उम्र से ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लग गए, हम फिज़िकल फिटनेस के लिए हमने दुनिया भर की चीज़ें कर ली, पर इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आज तक नर्सरी से लगा के यूजी पीजी तक की किसी किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमको ये कभी सिखाया ही नहीं गया और इसी के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जब इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे तो लगा कि ये जो एक पिलर है ये ना सिर्फ आपके रिश्तों को पूरी तरह से प्रभावित करता है, पर ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और सारी चीज़ों को भी इम्पैक्ट करता है। मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर सकेगा, फाइनेंशियल लाइफ को ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर सकेगा, वो अपने एडिक्शंस को ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर सकेगा, वो अपनी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा सही कर सकेगा, वो अपने डिप्रेशन या एंग्जाइटी या नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकेगा, वो क्राइम वाली चीज़ों में जाने से शायद बच जाएगा, वो ड्रग्स लेने से बच जाएगा, वो डिप्रेशन और सुसाइड से बच जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक समाज की ज़रूरत है और इसे हमको बड़े स्केल पे प्रमोट किया जाना चाहिए। और एक व्यक्ति के अंदर अगर एक उसका इमोशनल इंटेलिजेंस का पिलर ठीक ठाक डेवलप कर दिया जाए
तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी व्यवस्थाओं को, सारी अच्छाई और बुराइयों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी को मिशन की तरफ बना लिया, और इस एक चीज़ पर हम लगे हुए हैं, और हम आने वाले 2 से 5 सालों में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को टच करना चाहते हैं अपने कंटेंट और अपनी इस एजुकेशन को लेकर। एंड आई रियली विश कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचेगी और इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने में हम लोग कामयाब होंगे। ये सब रिसर्च करते करते एक और बात समझ में आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ावा मिलने लगा है समाज में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, हम लोग गैजेट्स के साथ ज़िंदगी जीना शुरू करने वाले हैं, राइट। और ऐसे में जो सोशल आइसोलेशन है वो बहुत बढ़ने वाला है, इंसान अकेला होने वाला है। और सोशल आइसोलेशन अगर बढ़ गया तो ये समझ लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आने का जो सबसे बड़ा ज़रिया होता है वो होता है आपकी सोशल कैपिटल, राइट। और जैसे जैसे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप हो रही है, सुसाइड के केसेस, ड्रग्स के केसेस, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के केसेस, रिलेशनशिप के ब्रेकअप्स और इन सारी चीज़ों के मामले बढ़ने वाले हैं। एआई की ज़िंदगी में इतना ना खो जाइए कि अपने आप को इमोशनली ठीक करना भी भूल जाएं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ वे टू गो, उसको आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी कठिन हो जाएंगी। और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने खास, अपने क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। क्योंकि फॉलोवर्स और नेटवर्किंग की दुनिया में हमारे पास नंबर्स तो बहुत आ गए, पर असल में हम आइसोलेट हो चुके हैं। हमारे पास 4 लोग भी नहीं है जो बैठकर बात कर सकें। ऐसे में जो लोग आपके साथ बैठ सकते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल खो मत दीजिए, उन्हीं के साथ बैठिए और उन्हीं के साथ अपनी सोशल कैपिटल बिल्ड करिए, यही आपको काम आएगी। तो यही मेरे बारे में सारी चीज़ें थी। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एंड बेटर लाइफ्स। थैंक्स अ लॉट।